हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। आज अपना थर्ड लेक्चर है ना। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एक्स सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कैसे करते हैं रिप्रोडक्शन। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म करते हैं फिशन, सेल स्प्लिट हो जाती है। तो दो में होती है तो बोलते हैं बाइनरी फिशन, और दो से ज्यादा में होती है तो बोलते हैं मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन बच्चों तीन चीजें याद रखिएगा। बाइनरी फिशन एट एनी प्लेन, एग्जांपल अमीबा। बाइनरी फिशन एट अ डेफिनेट प्लेन, एग्जांपल लेशमानिया। और मल्टीपल फिशन, एग्जांपल प्लाज्मोडियम। तो तीन एग्जांपल सभी तो देखेंगे, तीन एग्जांपल याद रखेंगे। एक सेल से दो सेल बनती है, बाइनरी फिशन एट एनी प्लेन, अमीबा। बाइनरी फिशन एट अ डेफिनेट प्लेन, लेशमानिया। और मल्टीपल फिशन, एक से बहुत सारी सेल्स बन रही है, दैट इज प्लाज्मोडियम। आइए हम थोड़ा सा आगे चलते। बच्चों सबसे सिंपलेस्ट कल जो हमने पढ़ा, पहला पॉइंट में यहां लिख ही लेता हूं, दैट इज फिशन। बच्चों सेकंड जो आज हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले, और वो दे रखा है आपको फ्रेगमेंटेशन। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स बोलते हैं अलग अलग टुकड़ों को। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंट्स। बच्चों इसमें जो हम अभी ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। पानी में रहने वाली काई, आप जानते हो, एल्गी। आप कभी पानी में जाते हो ना, अब देखो कि कुछ हरा हरा सा तैर रहा है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, आप उसको नील बोलते हो। नील भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम उसको बोलते हैं एल्गी, नील बोलते हैं, करेक्ट है। तो वो जो है, वो उसका एक एग्जांपल है हमारे पास, स्पायरोगायरा। बच्चों स्पायरोगायरा दिखता कैसा है? स्पायरोगायरा ऐसे लंबे लंबे से फिलामेंट्स होते हैं, ये लंबे लंबे से फिलामेंट्स। और ये क्या यूनिसेल्यूलर है? नहीं, ये मल्टी सेलुलर, मतलब कि ये अलग अलग तरह की सेल, ये एक सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ऐसे सेल से, बहुत सारी सेल से बना हुआ पूरा बड़ा फिलामेंट है। क्या बोलते हैं बच्चों इसकी बॉडी को? क्या बोलते हैं? फिलामेंट। फिलामेंट का मतलब होता है ऐसा लंबी सी, जैसे रिबन होता है ना आपका, इस तरह का लंबा सा है। और ये पानी में रहता है। क्लियर? पानी में रहने वाला ये ऑर्गेनिज्म, इसका नाम क्या है? स्पायरोगायरा। आपने इसको किस फॉर्म में देखा है? नील या एल्गी, हम उसको एल्गी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एल्गी है। अब इसका रिप्रोडक्शन का तरीका देखिएगा बच्चों। ये फिलामेंट बढ़ता जाता है, ये एक सेल, ये एक से दो बन जाएगी, ये एक से दो, ये सेल्स लगातार टूटती जाती है, जिससे इसकी लेंथ क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। टूटेंगी फिर बड़ी होंगी, टूटेंगी फिर बड़ी होंगी, टूटेंगी फिर बड़ी होंगी। जब स्पायरोगायरा एक अपनी मैच्योरिटी की एज ले लेगा, मैच्योरिटी की लेंथ अटेंड कर लेगा कि यार ये इतना लंबा हो गया, अपने आप जगह जगह इसके टुकड़े हो जाएंगे, अपने आप ये टूट जाएगा। क्या हो गया? ये तीन टुकड़े हो गए, इसके चार टुकड़े हो गए, और हर टुकड़ा अब अलग होके वापस लंबाई में बढ़ेगा, उतना ही लंबा होगा जितना लंबा ये हुआ था, और फिर इसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े टुकड़े होना ही फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। अपॉन एक्वायरिंग द मैच्योरिटी, द स्पायरोगायरा फिलामेंट ब्रेक डाउन इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स। इतना सिंपल है बच्चों, कुछ भी इसमें प्रोसेस ही नहीं है। एक स्पायरोगायरा है, मान लो ये छोटा सा टुकड़ा है, ये है, ये धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। जब ये मैच्योरिटी की एज हो जाएगी, अपने आप ये जगह जगह से टूट जाएगा, फिर हर टुकड़ा वापस बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। इस तरह से आप देखते हैं पानी में अंदर नील फैलती जाती है, फैलती जा रही है। पहले छोटी सी जगह फिरती, फिर हम देखते हैं लगातार फैल रही है। कैसे फैल रही है? ऐसे, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किस तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। क्यों? इसमें कोई दो इंडिविजुअल की जरूरत ही नहीं है, एक ही इंडिविजुअल है, अपने आप बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बड़ा हो गया, और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर? बच्चों फिशन के बारे में मैं एक बात वापस रिमाइंड करना चाहूंगा। बच्चों देखिएगा, फिशन में हमने क्या पढ़ा? पहले पढ़ा बाइनरी फिशन, और बाइनरी फिशन भी कैसा? एट एनी प्लेन। और इसका एग्जांपल कौन है बच्चों? अमीबा। फिर बाइनरी फिशन ही एट अ
डेफिनेट प्लेन। इसका एग्जांपल कौन है बच्चों? लेशमानिया। वेरी गुड। और दूसरा हमने पढ़ा था क्या? मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन का एग्जांपल कौन है बच्चों? प्लाज्मोडियम। करेक्ट, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, जब एक से बहुत सारी सेल्स बन जाती है। तीसरा और यहां पर फिशन में आपको बताना चाहूंगा, वो रह गया हमारा, और वो था बडिंग। क्या है बच्चों? बडिंग। बडिंग क्या होती है ये समझाने के लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 8.1, जो अभी राशि पूछ रही थी। क्या है इस एक्टिविटी के अंदर? सुनेंगे सभी। ये कहा है कि आप शक्कर का घोल बना दीजिए, शुगर सॉल्यूशन, और उसके अंदर एक पिंच क्या डाल देंगे? यीस्ट। क्या आप यीस्ट जानते हो बेटा? यीस्ट जानते हैं आप? बाजार में मिलता है। क्या काम आता है? केक बनाने। वो जो यीस्ट है ना, वो यीस्ट वास्तव में क्या है पता है? फंजाई, फंगस है वो। पर ये क्या करता है? ये तेजी से फैलता है और चीजों को फ्लफी बना देता है। फ्लफी मतलब पोरस। फ्लफी समझते हो आप लोग? कैसे समझते? या फ्लफी। ओके, तो ये कैसे बना लेता है? क्योंकि ये इस तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उससे चीजें सॉफ्ट बन जाती है। केक में ये इस्तेमाल होता है, या आपके घर में और भी बेकरी के कोई आइटम या इडली या इसमें भी कोई यूज करता हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम यीस्ट, पर इसको करना क्या पड़ता है यीस्ट के लिए? कोई जो आपने पेस्ट बनाया उसको यीस्ट डाल के और 2 घंटे 10 घंटे ऐसे ओवरनाइट रखना पड़ता है, तो अपने आप चीजें फूल जाती है। अब यीस्ट को शुगर सॉल्यूशन में ये कह रहा है आपकी बुक वाला एक्टिविटी 8.1 में कि आप डालिए, और फिर ब्रेड वगैरह जो भी रखनी हो ऐसा भी कुछ बता रखा होगा, फिर इसको माइक्रोस्कोप में देखिए। बच्चों यीस्ट होता क्या, कैसा है ये भी दिखा दूं मैं आपको। यीस्ट एक सिंगल सेल है। कैसी है बच्चों? सिंगल सेल। ये इस तरह का यीस्ट की सेल। अब क्या होता है इसके अंदर? इस यीस्ट की सेल में एक स्मॉल प्रोट्यूबरेंस उभरता है। प्रोट्यूबरेंस का मतलब हुआ एक हल्का सा उभार इसमें उभरता है। कैसे? यहाँ की जो ये इसकी ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में हल्का सा डंबल शेप होता है, ये इस तरह से आता है। जैसे देखो मैं अब 2 डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये तो पहले था ऐसा, अब इसमें क्या हुआ? आपके ऊपर डायग्राम दे रखा होगा शायद। हल्का सा ये बाहर की तरफ निकलता है, और अच्छा आपको इसका एग्जांपल नहीं दे रखा है क्या यीस्ट का? और फिर ये बाहर निकलता है, और फिर हम देखते हैं ये जो यीस्ट है इसका न्यूक्लियस लगातार ऐसे टूटकर 3-4 बर्ड्स बना लेता है। क्या बना लेता है ये? बर्ड्स। बर्ड्स, बर्डिंग। बर्ड्स किसको बोलते हैं बच्चों? बर्ड्स हम किसको बोलते हैं? फ्लावर। बर्ड्स नहीं है बेटा, बर्ड, BUD, BUD। बर्ड्स किसको बोलते हैं? कली। वेरी गुड। फ्लावर जब खिलता है उससे पहले जो उसकी स्टेज है, इमैच्योर फ्लावर है अभी वो, हम उसको बोलते हैं बड। यहां पर भी ये अमीबा फुल फ्लैश है। आप देखेंगे यहां पर भी एक सेल से 2 सेल के टुकड़े हुए थे, लेकिन यहां देखो ये बड़ी सेल है, ये मदर सेल है, और एक डॉटर सेल बनी, एक छोटी सी बड निकलती है। मतलब समझो, मैं सिंपल बताऊं कि मान लो मैं यीस्ट हूं, तो मेरी बॉडी पर हल्का सा एक उभार निकलेगा, एक हल्का सा प्रोट्यूबरेंस। प्रोट्यूबरेंस को हम बोलते हैं उभार, है नहीं? आपको लग जाती गोमा नहीं निकलता ऐसे हल्का सा यहां पर। क्या बोलते हो आप इसको? हाँ, तो ये प्रोट्यूबरेंस निकला, और फिर ये बड़ा बड़ा होते हुए फिर मेन सेल से डिटेच हो जाएगा। तो ये तो हो गई मदर सेल, और ये हो गई बड। ये क्या हो गई? बड। अब ये बड धीरे धीरे बड़ी होगी, अब ये इसकी तरह मैच्योर हो जाएगी। जब ये मैच्योर हो जाएगी ये भी बडिंग करेगी आगे। जब एक बार बड बनती है तो एक नहीं बनती है, लगातार 3-4 एक साथ बन जाती है। आपके बुक में डायग्राम होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। तो नहीं, आपके यूनिसेलुलर में नहीं है क्या? किसी में नहीं है। ओके। हाँ बच्चों, क्या आपको बडिंग समझ में आई? भैया एक जगह तो है डायग्राम, वो है मेरे नोट्स में। मैंने वहां यीस्ट की बडिंग का भी डायग्राम दे रखा है, दिया है, अब देखिएगा प्लीज बच्चों। ओके, तो अभी हम लोगों ने ये वापस एक करेक्ट किया, और आप इस चीज को याद रखिएगा बच्चों। मैंने पढ़ाया फिशन, और फिशन में अब 3 बातें हो गई। बाइनरी फिशन एट एनी प्लेन, बाइनरी फिशन एट अ डेफिनेट प्लेन,
मल्टीपल फिशन और बडिंग, तो 4 बातें होगी, ठीक है ना। तो यदि ओवरऑल देखें तो फिशन और बडिंग 2 है, पर फिशन के अंदर 3 चीजें, तो ये टोटल ये सब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में इस तरह से रिप्रोडक्शन हो रहा है। मल्टीसेल्युलर में कैसा होता है, तो मल्टीसेल्युलर का सबसे सिंपल मैंने आपको बताया कि स्पाइरोगायरा वाटर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, जो लंबे लंबे फिलामेंट के शेप का होता है। जब ये फिलामेंट अपनी प्रॉपर मैच्योर लेंथ अटेन कर लेता है, अपने आप इसमें जगह जगह फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं। फ्रेगमेंट समझे आप, टुकड़े हो जाते हैं, और ये हर टुकड़ा अब नया स्पाइरोगायरा है। पहले ये एक फिलामेंट था, तो ये एक इंडिविजुअल था, इसके 4 टुकड़े हो गए तो 1 से 4 बन गए। अब ये हर एक नया है। ये जो छोटा था इसमें कुछ सेल्स हैं, ये वापस डिवाइड होकर लंबे 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 होते जाएंगे और ये लंबे हो जाएंगे और वापस टूटेंगे। क्या आपको बात समझ में आई? बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन। क्लियर? अब मैं बताता हूं तीसरी चीज। तीसरा बच्चों, यहां पर आपको समझाने से पहले आपकी बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब मेरी बात सुनेंगे सभी। इन दोनों को पढ़ने के बाद अब आप लोगों का मैं स्पेशल अटेंशन इधर चाहूंगा, सभी का। बच्चों, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में यह प्रॉब्लम है कि एक जगह स्किन है, बेटा सभी इधर सामने देखेंगे। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में कुछ प्रॉब्लम है कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका सेल टू सेल डिवीजन नहीं हो सकता। एक सेल है, 1 से 2 बन गए तो हो गया काम। ये सिंपल ही लंबा था, हो गया काम। लेकिन यदि आप सोचो कि एक कॉकरोच है, अब कॉकरोच की तो आईज भी हैं, स्टोमक भी है, विंग्स भी हैं, क्या हर पार्ट अपना अपना डुप्लीकेट काम करेगा क्या? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे कैसे रिप्रोडक्शन हो पाएगा? तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या खास बात हो गई है? उसकी सेल्स स्पेशलाइज्ड हो गई है। और क्या बन गया बच्चों? सेल्स स्पेशलाइज्ड होकर क्या बन जाती है बताओ? अ ग्रुप ऑफ सेल जो एक स्पेशल काम करती है, अलग 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 अलग, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन से पहले टिश्यू। वेरी गुड। तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? टिश्यू। और टिश्यू मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और उससे पूरी बॉडी बनी है। तो प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हमारे अंदर, कि देखो स्किन एक टिश्यू है, स्किन को काटा अंदर मसल्स टिश्यू है। यदि मुझे रिप्रोडक्शन करना है तो ये हर सेल स्किन भी करेगी, ब्लड मसल्स भी करेगा, ब्लड भी करेगा, बोन्स भी करेंगी, तो ऐसे रिप्रोडक्शन कैसे हो पाएगा? तो एक बात बहुत ध्यान से सुनेंगे और बहुत स्पेशल बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। प्यारे बच्चों, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जिस तरह से हर काम को करने के लिए स्पेशलाइज सेल्स है कि डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा, ऐसे होता है ना, ऐसे ही रिप्रोडक्शन को करने के लिए भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है। ऐसी सेल्स होती हैं जो किसी भी और सेल्स में डेवलप हो सकती है। क्या मेरी बात समझ आई आपको? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में हर सेल अपना अपना काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो गई है, तो हमने रिप्रोडक्शन करने के लिए भी स्पेशलाइज्ड सेल्स है हमारी बॉडी में। कुछ सेल्स हमारी बॉडी में ऐसी हैं जो चाहे वो बन सकती है, ऐसी स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है। और ये जनरली अब हमारी बॉडी में बहुत कम है क्योंकि मैं मैच्योर हो गया। लेकिन जब एक बच्चा छोटा होता है, मैं आपको बताऊं, कभी आप लोगों ने स्टेम सेल के बारे में सुना है? कभी अपने अपने आसपास, पहले जब बच्चों कुछ टाइम पहले ये जब सुनते ही नहीं थे, तो सबसे पहले एक हीरोइन आप जानते होंगे, क्योंकि हीरोइन को आप अच्छे से जानते हैं। उस हीरोइन का नाम है, वो टिप टिप बरसा पानी वाली में है, रवीना टंडन। ये सिद्धराज, चलो ये लेशमन याद नहीं रहे, लेकिन याद है टिप टिप बरसा पानी। हाँ बच्चों सुनिए, अब रवीना जी के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? रवीना जी के बारे में हम ये बात कर रहे हैं कि जब वो प्रेग्नेंट थी, जब वो उन्होंने, क्यों मैं आपको बता रहा हूं? क्योंकि उस समय न्यूज में बहुत आया था, और आज से काफी साल पुरानी बात है बच्चों, कोई अभी अभी की बात नहीं। अभी अभी तो हम लोग, आम लोग भी यहां करवा रहे हैं। क्या किया उन्होंने? जब उनका बच्चा होने वाला था, तो डिलीवरी के टाइम उन्होंने डॉक्टर से बात की और उस समय की एक टेक्नोलॉजी का यूज किया कि उसकी बॉडी का, मतलब उस जो उसका उनकी एम्ब्रियो है, उनकी बॉडी की कुछ सेल्स को निकाल लिया, या अपनी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिससे बच्चा अपनी मां से जुड़ा रहता है,
उसकी उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड उसमें से कुछ सेल्स निकालता है, मतलब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे वो जो सेल्स हमने निकाली है वो सेल्स वो एक जगह प्रिजर्व रखते हैं। अब ये बच्चा बड़ा होगा, अब बड़ा होने के बाद सोचो, मान लो ये 30-40 साल का हो गया, इसको कुछ प्रॉब्लम हुई, किडनी फेल हो गई, अब इसको किडनी चाहिए, तो इसकी जो सेल्स निकाली है ना उससे किडनी बनाई जा सकती। ये कहीं जल गया, कहीं स्किन की जरूरत है, तो हम लोग जानते हैं आपने कहीं और से स्किन लेके लगाते हैं, ऐसा करते हैं, ड्राफ्टिंग है ना, ग्राफ्टिंग। तो वहां पर वो करने की जरूरत नहीं, उसमें वो क्या करेंगे हिमांशु, वो जो सेल्स बची है ना, पड़ी है, उन सेल्स को किसी भी सेल्स पर डेवलप कर सकते हैं। क्या आपने सुना कभी है अपने आसपास किसी को, अंकल आंटी किसी के बच्चा हुआ हो तो ये चीज आजकल होता है बेटा, डिलीवरी के टाइम ही जब डिलीवरी होती है तब उसकी बच्चे की कुछ सेल्स वो प्रिजर्व कर लेते हैं, और उन सेल्स को हम जिस तरह की भी उस क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लो मुझे किडनी चाहिए तो मेरी बॉडी को मैच करे ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा, आपको पता है नहीं, मैच ही नहीं होती, फिर वो दूसरे की किडनी ली तो हो सकता है मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं भी करे, ये सब आपने सुना होगा। तो बच्चों आजकल ये हो गया है कि हम हमारे बचपन में, क्योंकि उस समय हमारे पास जब हम पहली बार बने थे, सुनिएगा बच्चों, जब हम पहली बार बने थे, इधर देखना खुशहाल, जब हम पहली बार बने थे तो एक जाइगोट, एक सिंगल सेल थी, और एक ही सेल से हमारी पूरी बॉडी बन गई। तो आप सोचो कि एक सेल में ही ताकत थी कि वो ब्रेन भी बन गई, न्यूरॉन्स भी बन गए, मसल्स भी बन गए, स्किन भी बन गए, एक ही सेल में। तो उस समय की जो सेल्स थी उनमें ये पावर है, यदि वो 1 से 2 हो जाती है ना बच्चों, तो जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। यदि वो कुछ सेल्स बन गई है, बड़ी हो गई है, हम उसमें से कुछ सेल्स निकाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बाकी सेल्स उसकी कमी पूरी करके उसको पूरा ही बच्चा बना देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक लिमिट तक, एक हद तक, इसके बारे में हमको बहुत डिटेल समझना पड़ेगा, पर मैं आपको यहां इतना सा बताना चाह रहा हूं कि हमारी बॉडी के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन करने का काम भी हम स्पेशलाइज सेल्स हमारी बॉडी में होती है, जो किसी भी सेल्स में हमारी बुक में लिखा है प्रोलिफरेट हो सकती, डेवलप हो सकती, खिल सकती, जो चाहे उनसे वो सेल्स में आप बना सकते। क्या आपको ये बात समझ में आई? हमारे एम्ब्रियो की सेल्स हमने निकाली, वो रख ली, तो हमारी बॉडी में यदि आंख बनानी है, उन सेल से आंख बनाई जा सकती है। एक ही सेल ली, उसको डिवाइड करेंगे, ऐसा मीडियम देंगे कि ऐसे हार्मोन्स और केमिकल्स देंगे कि धीरे धीरे वो आंख बन जाए। हो सकता है अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन भविष्य में और ज्यादा हो, तो हम लोग ये अभी स्टेम सेल्स को बैंक में रख जरूर रहे। क्या आपको बात समझ में आई? सुना है कभी आपने? ये सुना कभी नहीं, पहली बार सुना है जिंदगी में आपने, इसलिए शायद आप लोगों के लिए एकदम शॉकिंग है ना? ऐसा भी लग रहा होगा कि तुम लंबी लंबी फेंक रहे पर मैं आपको बता रहा हूं कि रवीना टंडन बहुत एज में बच्चों को लेडी, और उन्होंने ये जब किया था तो काफी न्यूज में आया था, इसलिए मैं जस्ट आपको जोड़ने के लिए रवीना टंडन का नाम लेता हूं मैं यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रहेगा कि हाँ, डिलीवरी के टाइम यदि एम्ब्रियो की कुछ सेल्स, अपन नहीं, बहुत उसकी जो भी पार्ट की कोई सेल्स हम रखते हैं। अब मैं आपको कुछ और एक टॉपिक, एक अब आगे चलते हैं स्टेप। बच्चों, कभी आप लोगों ने देखा कि हमारी बॉडी कट जाए, किसी का अंगूठा कट जाए, कटाए किसी के आपके मिलने वालों को कोई छोटा सा, तो क्या, हाँ बेटा, कितना अंगूठा या हाथ पूरा, हथेली कहां से? यहां से। मान लो यहां से हमारा हाथ कट गया, जिससे कि बता रही किसका था बेटा? अंकल के। कैसे हो गया था ये? मशीन में आ गया, और मशीन या इस तरह की मशीन में और कहीं काम कर रहे होते हैं, बहुत ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत डेंजरस हो जाता है, और उनका हाथ जैसे यहाँ से अनफॉर्चुनेटली कट गया। तो आप बताइए, क्या ये हाथ वापस उगता है? यहाँ पे उग सकता है पूरा का पूरा? बच्चों मैं बताऊं कि मेरे भैया के साथ भी ऐसा हुआ था एक बार। हम लोग बैठे थे और वो मतलब अपनी खिड़की बंद कर रहे थे। जब वो खिड़की बंद कर रहे थे तो उन्होंने खिड़की, जब होता है ना बारिश में, जबकि खिड़की एकदम बंद नहीं होती है, लकड़ी की होती है, तो उन्होंने थोड़ा ताकत लगा के बंद की, और जैसे बंद की तो बंद करते हुए जोर जोर से दर्द से उछलने लगे। हमको लगा कि कहीं चिमटी आ जाती है, ऐसा हो जाता है ना दोनों के बीच में फंस गई, शायद ऐसा हुआ होगा। और वो तो बहुत ज्यादा ही वो कर रहे थे। मैंने जाके जब यूं खिड़की वापस खोली तो देखा कुछ नीचे गिरा, और वो क्या था बच्चों? उंगली का ये जो अंगूठा है ना, उस अंगूठे मतलब ये सॉरी नेल है ना, नेल, नाखून, नाखून के आधा
हड्डी नहीं थी, हड्डी तो वहां उनके उंगली में ही थी, लेकिन उसके ऊपर का ये जो टीप है, ये टीप उसमें आ गया था। और फिर अब हम लोग तुरंत हॉस्पिटल गए और उनको बताया भी सही कि इसको वापस लग सकता है या ऐसा जो भी। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जब ये टीप हमारा लॉस हो गया तो हमारी बॉडी में इतनी भी पावर नहीं है कि इसको पूरी तरीके से वापस बना सके। क्यों? क्योंकि अब हम मैच्योर हो गए। पर यदि हमारे से पुराने जो ऐसे ऑर्गेनिज्म देखें जिनकी बॉडी डिजाइन हमसे सिंपल है, फॉर एग्जाम्पल लिजार्ड, आप लोगों ने देखा होगा छिपकली आपके घर पे है, तो आप कभी देखते हो कि छिपकली की पूंछ कट जाती है, तो क्या छिपकली की पूंछ वापस आ जाती है? हाँ। इस चीज को क्या कहते हैं? रीजनरेशन। इसको क्या कहते हैं? रीजनरेशन। बच्चों थर्ड पॉइंट आ गया अपना, क्या आया यहां पे? रीजनरेशन। What do you mean by regeneration? The ability of living organisms to regain their lost part of the body is called regeneration. लिविंग ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी कि उनकी बॉडी का कोई पार्ट लॉस्ट हो गया हो तो उसको वो क्या कर देते हैं? रीगेन कर लेते, वापस उगा देते। तो इसको हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन। आपने एक रीजनरेशन के एग्जांपल आपने देखा, हमारे अंदर रीजनरेशन होता है क्या? होता है, पर बहुत बहुत कम। यदि हमारी स्किन यहां छिल जाए, हाँ स्किन वापस आ जाती है, कहीं हल्का सा कट लग जाए वो भर जाता है। पर हमारे यहां मसल्स इस तरह से कट जाए, कोई पार्ट टूट जाए तो वो वापस रीगेन हम नहीं कर सकते। तो हमारी रीजनरेशन की एबिलिटी क्या है? बहुत कम। रीजनरेशन होता है स्किन लेवल पे, हल्का हल्का कुछ टिश्यू डैमेज हुए तो वो रीजनरेशन हो जाता है, लेकिन हम पूरा ऑर्गन रीगेन नहीं कर सकते। लेकिन लिजार्ड, छिपकली कर सकती है रीजनरेशन। पूंछ काट दो, पूंछ वापस उग जाती। पर आप मुझे बताओ, क्या पूंछ काटने से पूंछ वापस बन जाती है? क्या इसको हम रिप्रोडक्शन कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? क्या वो नया इंडिविजुअल बना? क्या नहीं, नया नहीं बना तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कहलाएगा। है तो रीजनरेशन, पर रिप्रोडक्शन नहीं है। ये रिप्रोडक्शन कब होता? यदि मैंने उसकी पूंछ काटी, ये कटी हुई पूंछ और ये छिपकली पूंछ बना लेगी, ये पूंछ भी पूरी छिपकली बना ले, तो हम बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन हुआ है, रीजनरेशन रिप्रोडक्शन भी हुआ है। पर ऐसा तो नहीं होता है। तो छिपकली में भी रीजनरेशन की पावर हमारे से तो ज्यादा है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा मैं अब बताने वाला हूं। बच्चों एक ऑर्गेनिज्म होता है हाइड्रा या प्लेनेरिया। अब आपकी बुक में डायग्राम बना रखा है, ऐसा यूं करके और यूं करके और फिर इस तरह से बना रखा है, दे रखा है बच्चों ऐसा प्लेनेरिया। अब आप बात समझिए, इस प्लेनेरिया को, ये सिलेंड्रेटा का मेंबर है बच्चों, डाइवर्सिटी चैप्टर आपने लास्ट टाइम पढ़ा हो तो। अब इस प्लेनेरिया को आप 3 टुकड़े कर दो, तो ये जो टुकड़ा है ये वापस पूरा बना देगा। ये जो बीच का टुकड़ा ये ऊपर और नीचे का बना देगा। जो ये टुकड़ा है ये तो बाकी दोनों पार्ट बनेगा। तो कितने प्लेनेरिया बन जाएंगे? 3, जो आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है। तो क्या ये रीजनरेशन है? हाँ। क्या ये रीजनरेशन से रिप्रोडक्शन भी है? हाँ। क्यों? नया इंडिविजुअल बना इसमें। क्या आपको बात समझ में आई? रीजनरेशन एक नॉर्मल एबिलिटी है, पर रीजनरेशन से रिप्रोडक्शन कब होगा? जब रीजनरेशन से नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। क्या हो जाए बच्चों? नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो हम इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू रीजनरेशन। रीजनरेशन और फिर फ्रेगमेंटेशन में फर्क है? कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल। ये एक फर्क है जो मैं बताऊंगा। ये और ये क्या अंतर है? देखो, बदौशी ने बहुत सही चीज नोटिस की। ये सेमी तो है, पर एक अंतर है, ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है, ये तो नॉर्मली होता है। ये कब कट जाए? जब किसी एक्सीडेंट से कट जाए, कोई काट दे, तब ये होगा। प्लेनेरिया को किसी ने काटा नहीं, तो ये अपनी लाइफ नॉर्मल जिएगा, और जो तरीका रिप्रोडक्शन का दूसरा तरीका ये इस्तेमाल करता है, सेक्सुअल भी करता होगा, तो वैसे करेगा। पर बाय एक्सीडेंट यदि कट जाए तो ये रिप्रोडक्शन हो गया। फ्रेगमेंटेशन में क्या था? फ्रेगमेंटेशन तो होना ही है, फिलामेंट लंबा होगा, ऑटोमेटिकली सब जगह टूटेगा। ये ऑटोमेटिकली टूटा था, नेचुरली। और ये यदि एक्सीडेंट से कट जाए तो
कहीं प्लेनेरिया है, किसी ने काट दिया या कोई पत्थर आया, टुकड़े हो गए उसके, तो वो वापस 2-2, 3-3 बना लेगा। डिफरेंस समझ में आ गया आपको? तो रीजनरेशन एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये एक्सीडेंटली यदि कोई चीज कट जाती है तो रीजनरेशन हो सकता है। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने एक तो पढ़ा फ्रेगमेंटेशन, ये यूनिट मल्टीसेलुलर में होता है, दूसरा पढ़ा रीजनरेशन। रीजनरेशन के एग्जांपल में हमने डिटेल में समझा, सबको समझ आया बच्चों? हमारी बॉडी में रीजनरेशन का लेवल बहुत कम है, हमारे हल्का फुल्का कुछ टूटता है तो वापस मरम्मत हो जाती है, लेकिन छिपकली में पूंछ या कुछ पाव कट गया तो वापस बन सकता है। और प्लेनेरिया में, जैसे हम लोगों ने सुना था रावण के बारे में, रावण का एक सर कटता था तो नया सर उग जाता था, होता था ना? ऐसा सुना है, नहीं सुना आप लोगों ने? तो ये क्या है? रीजनरेशन उनकी बॉडी में। तो इसी तरह से यहां पर प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया के 10 टुकड़े कर दोगे ना आप, तो 10 प्लेनेरिया नए बन जाएंगे। ये है रीजनरेशन से रिप्रोडक्शन होना। क्लियर? तो ये हो गया नेक्स्ट। बच्चों, फोर्थ हमारी बुक में दे रखा है, वो दे रखा है बडिंग। ये आपको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्यों? बडिंग अभी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी बडिंग और इसमें डिफरेंस क्या है? ये बडिंग यहां इसलिए पढ़ी, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हो रही है। अब ये बडिंग जो हम पढ़ रहे हैं, ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हो रही है। बच्चों, आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है, इस तरह के टेंटिकल्स वाला एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है हाइड्रा। है ये एक जगह से चिपका रहता है, यह हाइड्रा है। अब इस हाइड्रा की बॉडी पर जब ये एडल्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली यहां पर एक हल्का सा उभार निकला, प्रोटुबरेंस, और फिर ये और बड़ा हुआ, और फिर यहां पे इस पे टेंटिकल्स लगने लगे, और ये इसकी बॉडी से डिटेच हो गया और ये अलग हो गया, ये नया इंडिविजुअल बन गया। इसको हम बोलते हैं बडिंग। क्या दिखाई दे रहा है आपकी बुक में? और देखो, पहले में हल्का सा प्रोटुबरेंस निकला है, दूसरे में बड़ा हुआ, तीसरे में काफी बड़ा हो गया। अब क्या होगा? ये मैन बॉडी से डिटेच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये एक नया इंडिविजुअल बन गया। ये हम लोगों ने समझा बडिंग। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आज इतना काफी है, लेकिन एक एक बात समझनी है, एक एक बात याद रखनी है। कुछ एग्जांपल से बच्चों पॉइंट आप टिप्स से याद कर लोगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, ये सारे चारों तरीके जो हमने पढ़े, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्यों? इनमें 2 इंडिविजुअल की जरूरत ही नहीं है, एक सिंगल इंडिविजुअल ही रिप्रोडक्शन कर सकता है। पहला तरीका फिशन, जब एक सेल स्प्लिट हो जाए, टूट जाए, 2 में टूटे तो बाइनरी फिशन, ज्यादा में टूटे तो मल्टीपल फिशन। तो पहला हमने पढ़ा फिशन। बाइनरी फिशन एट एनी प्लेन, अमीबा। बाइनरी फिशन एट ए डेफिनेट प्लेन, लेशमानिया। मल्टीपल फिशन, प्लाज्मोडियम। और बडिंग यीस्ट, एक्टिविटी 8.1 दे रखी है। फिर हमने पढ़ा सेकंड, फ्रेगमेंटेशन। ये बहुत सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए हमने पहले ही पढ़ लिया इसको। इसमें क्या होता है? एल्गी होते हैं। ये एल्गी के लंबे लंबे फिलामेंट होते हैं। जब ये फिलामेंट अपनी मैच्योरिटी की लेंथ ले लेता है, ऑटोमेटिकली जगह जगह से टूट जाता है और हर टुकड़ा नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो ये कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। फिर हमको एक पैराग्राफ हमारी बुक में अलग से दे रखा है, और ये समझाया उस पैराग्राफ के अंदर कि हमारी बॉडी में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे हर काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, हमने रिप्रोडक्शन के लिए भी स्पेशलाइज्ड सेल्स रखे। वो सेल्स ऐसे होते हैं, जैसे आप सोचो कि छिपकली में वो पूंछ कैसे बन गई, तो जैसे पूंछ कटी, वहां पर पूरी बॉडी से वो सेल्स आके इकट्ठी हो गई, जो नई स्किन के सेल, बीच का पार्ट सब बनाने लग जाएंगे, मसल्स वगैरह सब बनाने लग जाएंगे, और धीरे 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 वो नई पूंछ बन जाएगी। ये बात यहां पर लिखी है एक पैराग्राफ में। इसके बाद आगे की बात बताइए कि रीजनरेशन कहते किसको है? द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू रीगेन द लॉस्ट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। रीगेन का मतलब क्या होता है? वापस प्राप्त करना। GAIN है, रीगेन समझते हो ना सभी? है ना? द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रीगेन द लॉस्ट पार्ट ऑफ देयर बॉडी इज कॉल्ड रीजनरेशन। क्लियर? और रीजनरेशन से अपना जो टूटा हुआ पार्ट है, आपका कान कट जाए और वापस कान उग जाए, पर हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी में रीजनरेशन की पावर बहुत कम है। छिपकली में रीजनरेशन होता है, पर वो रीजनरेशन रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि वो अपना पार्ट रीगेन कर लेती है, लेकिन उससे नया इंडिविजुअल नहीं बना। रिप्रोडक्शन की पहली कंडीशन है कि एक नया इंडिविजुअल बनना चाहिए। प्लेनेरिया में
रीजनरेशन रिप्रोडक्शन है, क्योंकि इसमें जितने टुकड़े करोगे उतने सारे प्लेनेरिया बन जाएंगे। तो ये है रीजनरेशन रिप्रोडक्शन का तरीका प्लेनेरिया में। अगला हमने पढ़ा बडिंग। अगेन सिंपल, जस्ट लाइक यीस्ट था। इसकी बॉडी में एक स्मॉल प्रोट्यूबरेंस, आप एक वर्ड नोट कीजिएगा, लिखा होगा, स्मॉल प्रोट्यूबरेंस निकलता है और वो धीरे धीरे मैच्योर होता है। काफी बड़ा होने के बाद अपनी बॉडी से वो मैन बॉडी से डिटेच हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बडिंग। क्लियर? कल हम पढ़ेंगे बच्चों एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के दो तरीके कल हम पढ़ेंगे, तैयारी करके आइएगा। पहला तरीका हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और दूसरा तरीका हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर? और साथ ही साथ टिश्यू कल्चर भी हम कल डिस्कस करेंगे। तो कल हमारे ये 3 टॉपिक स्पेशल रहेंगे और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है? आप बंद कर दो।